नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का अगला चैप्टर, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। देखिए, हमने इससे पहले जो हम अपना चैप्टर कंप्लीट किया है उसका नाम था हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और वो एक कविता थी। तो देखिए, हमने वहां पर पढ़ ली थी और कविता के भावार्थ को समझ लिया था और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हमने वहां पर डिस्कस कर लिए थे। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। और आज जो हम ये चैप्टर लेने जा रहे हैं ये गद्यखंड से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक लेख है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। तो यहाँ पर लेखक ने इस पाठ का नाम, देखिए इस पाठ के लेखक है नागार्जुन जी, और इस पाठ का नाम हिमालय की बेटियां क्यों रखा है। देखिए, क्योंकि जो हिमालय क्या है, एक पहाड़ है और हिमालय से बहुत सारी जो है नदियां निकलती हैं। खास तौर पर हमारे उत्तराखंड में आपने देखा होगा किस तरह से जो हमारी नदियां हैं, अलकनंदा है, भागीरथी है, और भी बहुत सारी, काली गंगा है, गोरी गंगा है, बहुत सारी अलग तरह की नदियां जो है पहाड़ों से निकलती है। बहुत सारे झरने यहाँ पर है। तो एक तरह से पूरा जो हमारा उत्तराखंड है, बहुत सारे पहाड़ यहाँ पर है। तो हिमालय की बेटियां नाम यहाँ पर दिया गया है लेखक ने इस चैप्टर को, क्योंकि हिमालय से बहुत अलग अलग तरह की जो नदियां हैं वो निकलती हैं और हिमालय से निकलकर वो पूरे देश में अलग अलग राज्यों से होते हुए, अलग अलग राज्यों से होते हुए वो सागर में समा जाती हैं। तो इस तरह से किस तरह का रूप यहाँ पर उन नदियों का रहता है, हिमालय से निकलकर सागर तक पहुंचने तक का किस किस रूप में वो दिखाई देती हैं, उन सभी रूपों का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। तो ये बहुत ही सुंदर लेख है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप इसको ध्यान पूर्वक सुने, समझने का प्रयास करें और बहुत सारी बातें इसमें यहाँ पर आज आपको पता चलने वाली है नदियों के विषय में। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने कुछ चित्र यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि नदियों की अलग अलग दिशा, एक तरह से दशा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कहीं पर आपको नदियां, देखिए ये है गंगा का गौमुख, जहां से गंगा का उद्गम स्थल इसको कहते हैं। और ये देखिए आप किस तरह से पहाड़ों पर बर्फ है और यही बर्फ धीरे धीरे पिघलकर जो है नदियों के रूप में आती है। और फिर आप देख सकते हैं नदी से किस तरह से वो पत्थरों से टकराकर उछलती हुई, कूदती हुई, उफनाती हुई किस तरह से वो मैदानी क्षेत्रों की तरफ आती हैं और किस तरह से लोगों का श्रद्धा भाव उनकी तरफ होता है और फिर किस तरह से वो लास्ट में जाकर सागर से मिल जाती है। तो इस तरह से ये पूरी एक जो नदियों की जो पूरी एक कहानी है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। नागार्जुन जी द्वारा, तो देखिए ये पाठ लिखा गया है नागार्जुन जी ने और इसमें उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली जो नदियां हैं उन नदियों के बारे में बताया है। तो यहाँ पर हिमालय से बहने वाली जो नदियां हैं, गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियों को जो लेखक हैं जब दूर से देखते हैं, तो यहाँ पर ये पाठ आप देखेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने यहाँ पर नदियों के विषय में बताया है। तो उन्होंने कहा कि जब इन नदियों को निकलते हुए वो दूर से देखते हैं, तो ये नदियां दूर से देखने पर उन्हें शांत और गंभीर दिखाई देती हैं। ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कोई संभ्रांत महिला हो। संभ्रांत महिला यानी कि एक नोबल वुमेन, यानी कि एक सभ्य महिला, एक शिक्षित सभ्य महिला जो कि बहुत ज्यादा एक तरह से शांत स्वभाव की हो, बहुत ज्यादा शिक्षित हो, एक तरह से हर सारे गुण उनमें हो। तो इस तरह की संभ्रांत महिला की तरह उन्हें दिखाई देती हैं। लेखक को इनके स्वभाव को देखकर, इनके शांत और गंभीर स्वभाव को देखकर लेखक के मन में
इनके प्रति श्रद्धा भाव जो है उमड़ आता है। आपने देखा होगा, अगर आप कभी शहरों की नदियां आपने देखी होंगी तो देखिए, क्योंकि हम उत्तराखंड में है और यहाँ पर ज्यादातर हमने पहाड़ों की नदियां ही देखी हैं। और पहाड़ों की नदियां कैसी होती हैं यह सब आप सभी को पता है। जैसे आप चित्र में यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं नदियों में, और नदियां ऊपर से नीचे की तरफ बहती हैं और पत्थरों से टकराकर कल कल छल छल की आवाज करते हुए तेजी से आगे बढ़ती हैं। और इस तरह से क्या होता है, हमें लगता है कि बहुत ज्यादा चंचल इनका स्वभाव है। लेकिन जब आप मैदानी क्षेत्रों में इन्हीं नदियों को, जब आप मैदानी क्षेत्रों में गंगा नदी को जब आप मैदानी क्षेत्रों में देखेंगे, यमुना नदी को जब आप मैदानी क्षेत्रों में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो ऐसा लगेगा जैसे गंभीर और शांत स्वभाव से बिल्कुल बह रही है। ऐसा लगता ही नहीं कि इनमें इतनी ज्यादा चंचलता होगी। तो देखिए, पाठ को अगर आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से अगर पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से वहां पर लेखक ने एक्सप्लेन किया है, बताया है इन नदियों के विषय में। तो हम यहाँ पर पाठ के सार को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ का सार हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखिए, हिमालय की बेटियां निबंध में एक निबंध यहाँ पर लिखा गया है हिमालय के विषय में, हिमालय की बेटियां अर्थात नदियों के विषय में। हिमालय की बेटियां निबंध में लेखक ने उन सभी नदियों का वर्णन किया है जो हिमालय से निकलकर सागर तक पहुंचती है और बीच बीच में अनेकों रूप धारण कर लेती है। बीच बीच में अनेकों रूप धारण करती है और हिमालय से निकलने वाली इन सभी नदियों को लेखक ने अभी तक केवल दूर से ही देखा था। दूर से ही देखा था, यानी कि वो इनके नजदीक नहीं गए थे, सिर्फ दूर से देखा था। जिस तरह से आप देखते हैं, कभी आपने टीवी में देखा होगा गंगा नदी, या आपने चित्र में देखा होगा, या आप कभी जब जाते हैं तो आप देखते हैं दूर से, सफर जब कर रहे होते हैं तो दूर से आपको नदियां दिखाई देती हैं। और मैदानी क्षेत्रों की जो नदियां होती हैं वो बहुत ज्यादा क्या होती है, एक तरह से बिल्कुल शांत स्वभाव की लगती है, क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन एरिया में बह रही होती हैं। तो लेखक ने अभी तक इन नदियों को केवल दूर से देखा था, और जब इन नदियों को उन्होंने मैदानी क्षेत्रों में देखा, मैदानी इलाकों में देखा, तो तब यह नदियां उन्हें बहुत ही गंभीर, शांत और अपने आप में ही खोई हुई सी प्रतीत हुई। बिल्कुल उन्हें ऐसा लगा जैसे ये नदियां बिल्कुल शांत हैं, गंभीर हैं, अपने आप में ही खोई हुई हैं, और किसी सभ्य या अच्छे कुल की महिला, आपकी बुक में संभ्रांत महिला शब्द दिया गया है, तो सभ्य और अच्छे कुल की जो महिला है, शांत स्वभाव की है, पढ़ी लिखी है, गंभीर है, इस तरह की दिखने वाली उन्हें ये नदियां प्रतीत होती हैं। और जब उन्हें इस तरह से नदियां दिखाई देती हैं, क्योंकि इस तरह का स्वभाव हमारी दादी का, हमारी माता का, हमारी बहन का, हमारी बुआ का हो सकता है, तो इस तरह से लेखक के मन में इस तरह से नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव जो है उमड़ आता है। आगे लेखक बता रहे हैं कि वह इन नदियों की धारा में वैसे ही डुबकी लगाया करते थे जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ या दादी या मौसी या मामी की गोद में खेला करता है। क्योंकि शहरों में जो नदियां होती हैं उनमें क्या करते हैं, नदी के किनारे पर जाकर उनमें गोते लगाते हैं। अगर आप लोगों ने भी कभी गंगा नदी में गोता लगाया होगा तो जरूर आपको पता होगा। तो लेखक कहते हैं मैंने भी इन नदियों में बिल्कुल वैसा ही गोता लगाया है, वैसे ही वो उन नदियों में अटखेलिया करते हैं जिस तरह से वो अपनी माता की, अपनी दादी की, अपनी नानी की, अपनी मौसी की गोद में खेलते हैं। यानी कि एक तरह से जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में खेलता है, वैसी ही वो इन नदियों के एक तरह से गोद में खेलते हैं, नदियों में डुबकी लगाते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि जब यह नदियां मैदानी भागों में होती हैं, जब यह नदियां मैदानी भागों में होती हैं, मैदान में जब ये नदियां बहती हैं,
तब यह नदियां माता स्वरूपिणी बन जाती हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, चैप्टर का नाम है हिमालय की बेटियां। और यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब नदियां मैदानी क्षेत्रों में बहती हैं तो उनका स्वरूप माता स्वरूपिणी वो हो जाती हैं, एक माता के समान होती है, शांत स्वभाव की, गंभीर स्वभाव की, सभ्य संभ्रांत महिला के रूप में। और जिस तरह से माता अपने बच्चों का प्रेम पूर्वक पालन पोषण करती है, बिल्कुल उसी तरह से ये नदियां भी मैदानी क्षेत्रों में अपने जल से लोगों की प्यास बुझाती हैं, खेतों की सिंचाई की जाती है, बहुत अलग अलग तरह के काम करती हैं। यानी कि वो एक माता की भूमिका यहाँ पर निभाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं वो मानव जाति के पालन पोषण में। तो आपने देखा होगा कि जल जो है, जल ही जीवन है, आपने सुना होगा। और नदियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये आपको पता है कि किस तरह से नदियां हमारे जीवन में महत्व रखती है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसीलिए लेखक के मन में इन नदियों के लिए आदर का भाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से माता निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, अपने बच्चों को एक तरह से सब कुछ देने के लिए तैयार रहती है, बिल्कुल उसी तरह से जब ये नदियां मैदानी क्षेत्रों में होती हैं तो वो एक संभ्रांत महिला की तरह शांत और गंभीर स्वभाव की हो जाती है। और उनमें वो माता स्वरूपिणी बन जाती है। जिस तरह से माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी तरह से नदियां भी मानव जाति के पालन पोषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं आगे लेखक, परंतु अभी तक देखिए उन्होंने कहा कि उन्होंने नदियों को दूर से देखा है, और मैदानी क्षेत्रों में जब वो नदियों को देखते हैं तब वह उन्हें शांत और गंभीर स्वभाव की माता स्वरूपिणी नजर आती है। लेकिन परंतु इस बार लेखक कहते हैं, जब हिमालय के कंधे पर चढ़कर इन नदियों को देखा। देखिए, आज जब वो कहते हैं कि आज जब मैंने हिमालय के कंधे पर चढ़कर इन नदियों को देखा, जब उन्होंने हिमालय की यात्रा की, क्योंकि देखिए प्लेन्स में नदियां जो है वो समतल जगह पर बहती है, और आपने देखा है हिमालय एक ऊंचा पर्वत है, और जब इस पर्वत की चढ़ाई उन्होंने की, इसके कंधे पर चढ़कर जब उन्होंने नदियों को देखा, यानी कि काफी ऊपर जब वो पहाड़ों में चढ़ गए, तो वो कहते हैं कि वहां पर इनका एक अलग ही रूप देखकर मैं हैरान रह गया। यहाँ पर उन्होंने हिमालय का एक अलग ही रूप देखा, एक अलग ही स्वरूप में नदियों को देखा। लेखक सोचते हैं हिमालय पर दिखने वाली ये दुबली पतली सी गंगा, हिमालय पर दिखने वाली यह दुबली पतली सी गंगा यमुना तथा सतलुज मैदानों में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती है, इतनी बड़ी कैसे हो जाती है। ये दुबली पतली सी दिखने वाली गंगा, यमुना और सतलुज जब मैदानों से पहाड़ों से निकलती है तो बहुत ही दुबली पतली होती है, और जब ये मैदानों तक पहुंचती है तो ये इतनी विशाल कैसे हो जाती है। तो इस तरह से हिमालय पर दिखने वाली इन नदियों की चंचलता, उल्लास मैदानी भागों में आकर कहाँ चली जाती है। लेखक कहते हैं जो ये चंचलता, जो ये उल्लास, जो ये खुशी इन नदियों में हिमालय में दिखाई देती है, ये मैदानी क्षेत्रों में आकर कहाँ चली जाती है। हिमालय की गोद में अठखेलियां करती हुई इन बेटियों की बाल लीला को देखकर लेखक को जितना आश्चर्य हुआ, उतना कभी किसी छोटी लड़की या नन्ही कली को देखकर भी नहीं हुआ। लेखक कहते हैं कि इन हिमालय पर हिमालय की गोद में अठखेलतियां करती इन बेटियों को देखकर जितना आश्चर्य
लेखक को हुआ है। लेखक कहते हैं उतना आश्चर्य मुझे कभी किसी छोटी लड़की या किसी नन्ही परी को देखकर भी नहीं हुआ। अब देखिए, आपने देखा होगा कि जब कहते हैं कि जब बेटियां जो है अपने मायके में होती है, जब उनकी शादी नहीं हुई होती है, तो उनमें एक अलग ही उत्साह होता है। वो अठखेलियां करती है, खूब हंसती है, खूब बोलती है, नाचती है, गाती है, क्योंकि उन पर उस टाइम पे कोई भी प्रेशर नहीं होता। वो अपने पिता के घर पर होती हैं, अपने पिता की गोद में होती हैं, और उनको पूरा भरोसा होता है अपने पिता पर कि हमारे ऊपर कभी भी कोई परेशानी आएगी, कभी भी कोई मुश्किल आएगी, तो हमारे पिता जो है उस मुश्किल से पहले लड़ेंगे। तो इसीलिए वो हमेशा वहां पर खुश रहती हैं, अठखेलियां करती हैं, और एक तरह से उल्लास भरा उनका जीवन होता है। लेकिन अब आपने देखा इसके बाद, जैसे यहाँ पर कहा कि जब मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है तो वो माता स्वरूपिणी हो जाती है। यानी कि मैदानी क्षेत्रों में पहुंचकर आपने देखा होगा जब किसी भी लड़की का विवाह हो जाता है, तो विवाह के पश्चात देखिए यहाँ पर वो केवल और केवल, जब वो मायके में होती है तो वो केवल केवल अपनी पिता की बेटी होती है, अपनी माता की परी होती है, अपने माता की छोटी सी गुड़िया होती है। लेकिन जब वो विवाह के पश्चात अपने ससुराल जाती है तो वहां पर उसको बहुत सारी रिश्ते, बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाना होता है। सबसे पहले उसे पत्नी का, बहू का, माँ का, ननद का, भाभी का, जेठानी का, देवरानी का, बहुत सारे उसे किरदार जो है निभाने होते हैं, और सभी को निभाते निभाते उसके अंदर गंभीरता का ये भाव आ जाता है। यानी कि एक तरह से बहुत सारी जिम्मेदारियां उस पर होती हैं, और इसके साथ वो अपने स्वभाव में गंभीरता लेकर आ जाती है। तो इस तरह से लेखक ने यहाँ पर इस पाठ का नाम इसीलिए हिमालय की बेटियां रखा है, क्योंकि हिमालय में, जब हिमालय की गोद में जब ये नदियां होती हैं तो ये बहुत सारी अठखेलियां करती हैं, अपनी बाल लीलाएं करती हैं, जिन्हें देखकर लेखक को बहुत आश्चर्य होता है। देखिए, आपने देखा होगा कि जितनी भी ऊपर से नदी आती है वो और एकदम बहुत स्पीड में आती है, तेजी से आती है, पत्थरों से टकराती हुई आती है। और आपने देखा होगा कि जो मैदानी इलाकों की जो नदियां होती है वो कभी भी शोर नहीं करती। आप नदी के किनारे ही भले क्यों न रहते हो, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप पहाड़ों पर रहते हैं और आपके घर के आसपास नदी बहती है, तो आपको बहुत ज्यादा शोर नदी का सुनाई देता है, क्योंकि पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थरों से टकराते हुए वो नदी कल कल छल छल करती हुई, इठलाती हुई, बलखाती हुई, लहराती हुई आगे बढ़ जाती है। और इस तरह से लेखक को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है। लेखक सोचने लगते हैं कि हिमालय जैसे महान पिता का विराट प्रेम पाकर, लेखक सोचते हैं कि हिमालय जैसे महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इन नदियों का हृदय अतृप्त क्यों है। यानी कि इनके पिता तो इतने महान है, इतने विराट है, इतने विराट पिता का प्रेम पाकर भी इन नदियों का हृदय इतना अतृप्त क्यों है। इतनी तीव्रता से, इतनी चंचलता से, इतनी उत्सुकता से, इतनी बेचैन होकर ये कहाँ भागी जा रही है, ये किस लक्ष्य को प्राप्त करने जा रही है, ये किस मंजिल तक पहुंचना चाहती है। तो यहाँ पर देखिए बताया है कि आखिर ये किस मंजिल पर पहुंचकर इन नदियों की प्यास बुझेगी। बर्फहीन पहाड़ियां, हरी भरी घाटियां और गहरी गुफाएं जहां इनकी बाल क्रीड़ाएं होती हैं। आपने देखा होगा कि पहाड़ों से जब नदियां निकलती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर बर्फहीन पहाड़ियां होती हैं। जब ऊपर से नदी निकल कर आती है तो नीचे नीचे धीरे धीरे जो है पहाड़ियां बर्फहीन होने लगती हैं, यानी कि बर्फ जो है पिघल चुकी होती है। अब ये हरी भरी घाटियां बन जाती है, और
इन घाटियों के आसपास गहरी गुफाएं होती हैं और वहीं पर ये अपनी बाल लीलाएं करते हुए, अपनी बाल क्रीड़ाओं को छोड़कर ये आगे बढ़ जाती हैं। ये धीरे 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 आगे बढ़ती हुई जाती है और जब ये मैदानी जंगलों में पहुंचती है, जब ये आगे चलकर मैदानी जंगलों में पहुंचती है, तो क्या इन्हें अपने बीते दिन याद नहीं आते? क्या ये अपने बीते दिनों के बारे में नहीं सोचती कि किस तरह से मैंने अपने पिता के घर पर जो दिन बिताए हैं, खुशी के साथ, अटखेलियों के साथ, उल्लास के साथ, हर्ष के साथ। तो ये हिमालय की जो नटखट बेटियां हैं, हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए जरूर परेशान रहता होगा, क्योंकि हिमालय की एक नहीं अनेक बेटियां हैं और वो बहुत ज्यादा नटखट हैं, बहुत ज्यादा चंचल हैं, बहुत ज्यादा उतावली है को प्राप्त करने के लिए। तो हिमालय अपनी बेटियों के कारण जरूर परेशान रहता होगा, लेकिन यदि हम उसकी बड़ी बड़ी चोटियों से यह पूछें तो सिवाय मौन के कोई उत्तर नहीं मिलेगा। यानी कि अगर हम हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियों से पूछें कि क्या तुम्हारी बेटियां तुम्हें परेशान करती हैं, क्या तुम्हारी नटखट बेटियां तुम्हें परेशान करती हैं, तो मौन के सिवाय हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा। क्योंकि हिमालय खुश है अपनी उन बेटियों की चंचलता से, अब उन बेटियों के उल्लास से, उन बेटियों के हर्ष से। तो इस तरह से देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर लेखक ने अपने इस निबंध को सजाया है, अपने इस निबंध को बनाया है। देखिए सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच, जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलज, चनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक, सरयू, कोसी आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय की ही बेटियां हैं। देखिए जो सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी, ये सब उसकी सहायक नदियां हैं, जैसे रावी, सतलज, चनाब, झेलम, ये सब क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। यानी कि ये सिंधु नदी जो है तिब्बत से जो निकलती है, ये इसके बाद यहाँ से लद्दाख से होते हुए सीधे ये एक तरह से आगे बढ़ जाती है। तो सिंधु नदी की ही ये सारी सहायक नदियां हैं और यहाँ पर सिंधु, ब्रह्मपुत्र, रावी, सतलज, चनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक, सरयू, कोसी, ये सब क्या है? ये आपके हिमालय से निकलने वाली छोटी बड़ी नदियां हैं। ये सब कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। ये अलग अलग दर्राओं से निकलती है और ये वास्तव में ये हिमालय के हृदय की पिघली हुई बूंदे हैं। वास्तव में क्या है? ये नदियां हिमालय से निकलती हुई नदियों में ये जल आता कहाँ से है? हिमालय की ये जो बेटियां हैं इनमें ये जल आता कहाँ से है? ये हिमालय के ही हृदय की पिघली हुई बूंदे हैं। हिमालय के हृदय की पिघली हुई ही ये बूंदे हैं। धीरे धीरे जब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, तापमान जब बढ़ता है, तो धीरे 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 जो बर्फ है वो पिघलती जाती है और उस बर्फ के पिघलने से ही ये नदियों का एक तरह से उद्गम होता है। ये नदियां धीरे 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 जो है बनती हैं, जो इकट्ठा होकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। गंगा नदी, देखिए गंगा जो नदी है वो हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है और एक तरह से ये हमारी जो नदी है ये हमारे देश के 5 अलग अलग राज्यों से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर, गंगा सागर में जाकर समा जाती है। तो इस तरह से ये क्या होता है? छोटी छोटी नदियों से, देखिए गंगा का निर्माण कैसे होता है? अलकनंदा और भागीरथी का जब संगम होता है देव प्रयाग में, जब अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, वहां से गंगा नदी एक तरह से ये बन जाती है और फिर ये गंगा नदी जो है धीरे धीरे
हमारे उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए, झारखंड से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए सीधे बंगाल पहुंच जाती है और वहां जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर प्रवाहित हो जाती है, समाहित हो जाती है, सागर में समा जाती है। और यह समुद्र बड़ा सौभाग्यशाली है। ये समुद्र सचमुच ही बड़ा सौभाग्यशाली है जिसे पर्वत राज हिमालय की इन बेटियों को का हाथ थामने का श्रेय मिला। यानी कि ये सागर जो है बहुत ही भाग्यशाली है जिसको पर्वत राज हिमालय की बेटियों का हाथ थामने को मिला। यानी कि यहाँ पर हिमालय को, यहाँ पर सागर को हिमालय का दामाद बताया है, क्योंकि सारी जो नदियां हिमालय से निकलती है उनका जो एक तरह से जो संगम होता है, जो उनका एक तरह से वो लास्ट में जाकर सागर से मिल जाती है। तो इसीलिए सचमुच यहाँ पर समुद्र को बड़ा सौभाग्यशाली बताया है कि हिमालय की इन बेटियों का हाथ थामने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। तो जैसे मैंने आपको सिंधु नदी के बारे में बताया, तो ये सीधे जाकर एक तरह से पाकिस्तान से जाकर वहां पर सागर में जाकर मिल जाती है। गंगा नदी जो है बंगाल जाकर गंगा सागर में मिल जाती है। तो अलग अलग नदियां, अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो सिंधु नदी है इसकी सहायक नदियां हैं रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, ठीक है। तो ये सब क्या होती है, सब सिंधु नदी में मिल जाती हैं और उसके बाद ये सारी नदियां जो है सागर में जाकर समाहित हो जाती हैं। मैदानों में इन नदियों को देखकर शायद ही कोई अनुमान लगा सके कि वृद्ध हिमालय के गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। जब आप मैदानी क्षेत्रों में इन नदियों को देखेंगे, देखिए ये जो दृश्य है ये मैदानी क्षेत्रों का ही है। इस तरह की पुल, इस तरह की नदियां जो है पहाड़ों पर नहीं होती है। तो मैदानी क्षेत्रों में इन नदियों को देखकर, जब मैदानी क्षेत्रों में इन नदियों को हम देखते हैं तो शायद कोई यह अनुमान लगा सके, शायद कोई ही यह बता सके कि यह वृद्ध हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर, यानी कि ये जो यहाँ पर इतने विशालकाय रूप में अपने दिखाई दे रही है, ये वृद्ध हिमालय के गोद में बच्चियां बनकर कैसे खेला करती हैं, उसकी बेटियां बनकर कैसे खेला करती हैं। लेखक कहते हैं कि अपने पिता की गोद में नंग धड़ंग खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी लोगों के लिए सामान्य बात हो सकती है। यानी कि जो पहाड़ी लोग होते हैं, जो पहाड़ में रहने वाले लोग होते हैं, जैसे हम और आप, हमने देखा है कि पहाड़ों की नदियां किस तरह की होती है। वो बिल्कुल किस तरह से बेखौफ होकर, जैसे छोटा बच्चा अपने घर में होता है ना, उसको कोई मतलब नहीं कि उसने कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं, वो अपने माता पिता की गोद में नंग धड़ंग होकर बैठ जाता है, अपने घर में नंग धड़ंग होकर घूमता रहता है। उसको कोई मतलब नहीं, किसी से कोई डर नहीं, किसी से कोई भय नहीं, किसी से कोई शर्म नहीं। तो इसी तरह से ये जो बालिकाएं हैं, हिमालय की जो ये बेटियां हैं, अपने पिता की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली बालिकाओं का ये रूप पहाड़ी लोगों के लिए सामान्य है। यानी कि जो हम पहाड़ में रहने वाले जो लोग हैं, हमारे लिए इनका ये रूप सामान्य है, क्योंकि ये हम हमेशा से इसी तरह से इन्हें देखते आ रहे हैं, हमेशा से हम इन्हें इसी रूप में देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन उन्हें यह रूप इतना लुभावना लगता है कि वह हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने से जरा भी संकोच नहीं करते हैं। यानी कि उनके लिए ये रूप इतना सामान्य है कि इतना ज्यादा लुभावना उन्हें ये रूप लगता है कि उन्होंने खुद ये नाम रख दिया है कि ये तो हिमालय की बेटियां हैं। तो हिमालय की बेटियां अगर हैं तो ये जाकर सीधे सागर में मिलती हैं, तो समुद्र को, हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में वो जरा भी संकोच नहीं करते हैं, क्योंकि हिमालय की वो बेटियां हैं, वो सागर में मिलती हैं और सागर जो है वो हिमालय का दामाद है और हिमालय उनका ससुर है। तो इस तरह से देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर लेखक ने इस पाठ को हमें समझाने की कोशिश की है। चैप्टर आप देखेंगे
अगर आप अपनी पाठ्य पुस्तिका के अनुसार, अपने पाठ्य पुस्तिका के हिसाब से अगर इस पाठ को पढ़ेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही लेंदी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पाठ को का जो सार है, उसमें हमने केवल जो मेन चीजें हैं इस पाठ से जुड़ी हुई वो हमने यहाँ पर बताई है। तो कालिदास ने, जो कालिदास है, महाकवि कालिदास, उन्होंने अपने मेघदूत जो उनकी रचना है उसमें वेत्रवती, वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी, वेत्रवती यानी कि जो बेतवा नदी है उसको प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। जो कालिदास है, कालिदास एक बहुत ही बड़े महान कवि है, उन्होंने अपनी जो रचना है मेघदूत, उसमें वेत्रवती नदी जो है यानी कि बेतवा नदी जो है उसको प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है, उसको प्रेयसी बनाया है। लेखक कहते हैं कि पहाड़ों तथा मैदानों में इन नदियों को अलग अलग रूप में देखकर कोई भी इस नतीजे पर जरूर पहुंचेगा। यानी कि जब हम नदियों को पहाड़ों पर अलग रूप में और मैदानों में अलग रूप में देखेंगे तो कोई भी इंसान इस नतीजे पर पहुंच सकेगा। काका कालेकर ने, जो कालेलकर है, ने नदियों को लोक माता कहा है। उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है, यानी कि अब जिस तरह से जो लोग जहां पर जिस तरह से नदियों को देखेंगे, जिस तरह से लेखक ने जब नदियों को मैदानी क्षेत्रों में देखा तो उन्हें वो एक संभ्रांत महिला के रूप में नजर आई, जो शांत स्वभाव की है, जो गंभीर स्वभाव की है, जो उच्च कुल की है, जो पढ़ी लिखी है, जो सक्षम है, लेकिन अपना स्वभाव जो है शांत और गंभीर बनाए हुए है। और जब उन्होंने उन्हीं नदियों को पहाड़ों पर देखा तो वहां पर उन्हें वो चंचलता, वो निश्चलता, वो एक तरह से उल्लास, वो खुशी, वो हर्ष उन नदियों में दिखाई दिया कि उन्होंने उन्हें हिमालय की बेटियां कह दिया। लेकिन जो काका कालेलकर है, उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। देखिए, लोक माता, लोक माता यानी कि इस पूरे संसार की माता, इन सब पूरे विश्व की, जो पूरे एक तरह से सबकी जो लोक माता, क्योंकि यही क्या करती है, हमारा पालन। हमारे भारत में जैसे मैंने आपको बताया कि 5 से 6 राज्य जो है जहां पर ये गंगा नदी बहती है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नदियां, जिस तरह से मैंने नाम लिया था यहाँ पर, जो हमारी रावी नदी है, सतलज नदी है, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, तो अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में ये नदियां बहती हैं और यही हमारा एक तरह से पालन पोषण करती है। हमारे किसानों में का किसानों को ये एक तरह से जल प्रदान करती है उनके खेतों की सिंचाई के लिए, और उन्हीं से अगर अनाज अच्छे से उगता है तो हम अपना भरण पोषण करते हैं। तो एक तरह से नदियां जो है लोक माता के रूप में, यानी कि वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अपनी एक तरह से अपना महत्व बिना दिखाए, वो यहाँ पर सबके पालन पोषण में एक तरह से पूरा हाथ अपना बनाए हुए हैं। तो देखिए, इस तरह से आपने देखा कि ये जो हमारा चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लगभग पाठ का सार हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, कुछ ही भाग हमारा शेष है। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे और हो सके तो आपके चैप्टर से भी, आपकी पाठ्य पुस्तिका से भी इसको एक बार रीड करेंगे, और बाकी प्रश्नों के उत्तर भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज जितना भी पढ़ा है इसको घर पर रिवाइज करें। पाठ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।